नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो तुम्हें बस एक 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत है। और वो जो 4 स्टेप प्रोसेस है मैं मेरे बाकी की वीडियोस की तरह यहाँ पे नहीं लिखने वाला या नहीं लिख सकूँगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के जो सम्स है वो काफ़ी बड़े सम्स होते हैं और उसमें हमारा पूरा का पूरा बोर्ड लगने वाला है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक फ़ोटो दे दूँगा आपको और ये वो 4 स्टेप प्रोसेस है जो तुम्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ RL so that the maximum power is dissipated in it and also find the Pmax। ठीक है, अब कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट VTH। स्टेप नंबर 1 में हमें VTH को कैलकुलेट करना पड़ता है और इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1, कैलकुलेटिंग VTH। अब हमें ये तो पता है कि स्टेप नंबर 1 में VTH हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, बट कैसे? बाय रिप्लेसिंग RL विथ VTH। ये जो RL है जो हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है उसको VTH से रिप्लेस करना पड़ता है हमें सबसे पहले। तो यहाँ पे ये जो RL है इसको मैं रफ करता हूँ और इसके जगह पे VTH को रिप्लेस कर देता हूँ और आपको उसके आजू बाजू पोलैरिटीज़ भी अज्यूम करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं A को प्लस अज्यूम कर रहा हूँ, B को माइनस अज्यूम कर रहा हूँ। ये हम क्यों ऐसे अज्यूम करते हैं और अगर हमने गलत अज्यूम कर लिया या अगर उल्टा अज्यूम कर लिया तो क्या होता है, ये मेरे आगे आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, उसके आगे लिखा गया है हमें इस चीज़ को नोडल एनालिसिस के सम जैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है। अब अगर नोडल एनालिसिस के सम्स आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करते हैं तो उसके लिए 4 स्टेप प्रोसेस मैंने वहाँ पे लिखी है, तुम्हें बस वो 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी है और तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे। तो नोडल एनालिसिस को कैसे सॉल्व करते हैं? स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द नोड्स। नोड्स का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं। तो क्या ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं? 1 2 3, हाँ 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजर रहा है तो ये एक नोड है। क्या ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं? नहीं, इसमें से 1 और 2 ही ब्रांचेस गुजरते हैं, तो ये एक नोड नहीं है। तो बेसिकली ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है। तो बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें 1 2 3 और 4 नोड्स हैं। ओके, अब नोड्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको हम नाम दे देते हैं। सो सबसे पहले इसको हम लेट्स से VA नाम दे देते हैं, नोड नंबर VA। इसको हम VB नाम दे देते हैं, इसको हम लेट्स से VC नाम देते हैं और इसको हम लेट्स से VD नाम देते हैं। ओके, इसको नाम नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमने नोड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप नंबर 2 इज आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल नोड्स। इक्विपोटेंशियल नोड्स के मतलब 2 ऐसे नोड्स जिनके बीच में कोई भी प्रकार का सोर्स प्रेजेंट नहीं है। बट यहाँ पे तुम्हें 2 ऐसे नोड्स नहीं मिलेंगे जिनके बीच में कोई भी प्रकार का सोर्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए स्टेप नंबर 2 प्रैक्टिस करने की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई द ग्राउंड नोड। ग्राउंड नोड का मतलब एक ऐसा नोड जो या तो ग्राउंड में है या तो जिसमें से सबसे ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं। तो यहाँ पे अभी ग्राउंड में भी कोई नोड नहीं है और ऐसा भी नोड नहीं है जिसमें से सबसे ज़्यादा ब्रांचेस गुजर रहे हैं, तो हमें कोई भी एक नोड एज अ ग्राउंड नोड अज्यूम करना पड़ता है। तो हम इस नोड को एज अ ग्राउंड नोड अज्यूम करते हैं, राइट, ऐसे। और इसको हम लेते हैं GN यानी कि ग्राउंड नोड, और GN हमेशा 0 होता है, मतलब ग्राउंड नोड हमेशा 0 होता है, राइट, अनलेस एंड अनटिल उसका वैल्यू कुछ और क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब 3 स्टेप्स हमारे हो गए। उसके बाद स्टेप नंबर 4, यूज़ द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। अब फॉर्मूला क्या लिखा गया है, जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है प्लस माइनस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब ये फॉर्मूला कैसे और किस पर अप्लाई करना है? अब यहाँ पे देखो, हमारे पास 4 नोड्स थे, 4 नोड्स में से एक का वैल्यू हमें पता है और 3 नोड्स का वैल्यू हमें निकालना है और हम आंसर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे अगर हम उन 3 नोड्स का वैल्यू निकाल दिए तो। अब हमें क्या करना है, जितने भी अननोन नोड्स है इस केस में VA VB और VC, उन सारे के सारे अननोन नोड्स में से करंट्स को बाहर फेंकना है। ओके, और हर एक करंट के ऊपर उस फॉर्मूले को अप्लाई करके इक्वेशंस निकालने हैं। 3 नोड्स है, 3 अननोन नोड्स है, तो 3 अननोन इक्वेशंस आने चाहिए एटलीस्ट फॉर दिस सम। ओके, अब सबसे पहले चलो VA से शुरू करते हैं। ओके, अब जैसे कि मैंने बोला करंट्स को बाहर फेंकना पड़ता है,
तो अब हम करंट्स को बाहर फेंकेंगे इस नोड से। अभी इस नोड से 3 ब्रांचेस गुजर रहे हैं, तो तीनों ब्रांचेस के ऊपर एक एक करंट को फेंका जाएगा। तो इस करंट में लेट्स से इस ब्रांच में लेट्स से I1 को फेंकते हैं, इस ब्रांच पे I2 को फेंकते हैं और इस ब्रांच पे I3 इस करंट को फेंकते हैं। तो करंट्स को हमने बाहर फेंक दिया। अब हर एक करंट के ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ अप्लाइंग KCL टू VA। अब VA में 3 करंट्स को हमने बाहर फेंका। सबसे पहले I1 के ऊपर जंप करते हैं। क्या है फॉर्मूला? जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है प्लस माइनस वोल्टेज। अब यहाँ पे I1 जो है वो VA से निकल रहा है और VC के पास जा रहा है, तो VA माइनस VC प्लस माइनस वोल्टेज, क्या उसके रास्ते में वोल्टेज है? हाँ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -8। -8 क्यों लिखा? क्योंकि ये देखो, बड़ा डंडा मतलब प्लस होता है, छोटा डंडा मतलब माइनस होता है। आगे मैं नहीं बोलने वाला, बस एक बार ही बोल रहा हूँ। तो अभी जो I1 है वो प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे गया, तो आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया था, इसीलिए वहाँ पे मैंने -8 लिखा। ओके, सो जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है प्लस माइनस मतलब माइनस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। क्या उसके रास्ते में रेजिस्टेंस है? हाँ है, 2, तो इसलिए 2 लिख दिया प्लस। अब I1 हो गया। I2 की कहानी शुरू करते हैं। जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, तो VA से निकल रहा है I1 और VB के पास जा रहा है, तो VA माइनस VB प्लस माइनस वोल्टेज, उसके रास्ते में कोई वोल्टेज है ही नहीं, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? 1 प्लस। अब I1 और I2 की कहानी होगी। I3 की कहानी में, यानी कि I3 के रास्ते में VTH है, यानी कि एक ओपन सोर्स है, मतलब करंट नहीं बह रहा है, तो इसीलिए I3 हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर रास्ते में VTH है ऐसा ओपन, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये रफ करके =0 लिख देंगे। इसको सॉल्व किया जाएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है? तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है। तो 2 इंटू क्या =2, 2 इंटू 1 =2, और इसलिए 1 के साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज VA माइनस VC माइनस 8। 1 इंटू क्या =2, 1 इंटू 2 =2, और इसलिए 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 2VA माइनस 2VB एंड =0। ठीक है, 2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे VA के टर्म्स, दैट इज 1, 2, दैट इज 2VA। उसके बाद VB के टर्म्स, दैट इज -2VB, एंड उसके बाद VC के टर्म्स, दैट इज -VC, एंड ये -8 अकेला, तो -8 अगर उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, VA हो गया। अब हम VB के ऊपर जंप करेंगे। तो जैसे VA से हमने करंट्स को बाहर फेंका था, VB से भी हम करंट्स को बाहर फेंकेंगे। सो I1, I2 और I3 इधर हो गया। अब यहाँ पे लेट्स से ये हमारा I4, ये हमारा I5 और ये हमारा I6। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाइंग KCL टू VB। अभी I4 से शुरू करते हैं। जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, तो I4 VB से निकल रहा है, VC के पास जा रहा है, तो VB माइनस VC प्लस माइनस वोल्टेज, रास्ते में कोई वोल्टेज नहीं है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड अपॉन रेजिस्टेंस जो है 2 प्लस। I4 हो गया। I5 जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, I5 जो है वो VB से निकल रहा है, VA के पास जा रहा है, तो VB माइनस VA प्लस माइनस वोल्टेज, रास्ते में कोई वोल्टेज नहीं है, एंड अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज अपॉन 1 प्लस। I6 के ऊपर जंप करेंगे। I6 VB से निकल रहा है, GN के पास जा रहा है, तो VB GN नहीं लिखेंगे क्योंकि GN की वैल्यू 0 है, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड प्लस माइनस वोल्टेज, रास्ते में कोई वोल्टेज भी नहीं है इसलिए वो भी नहीं लिखा जाएगा, एंड अपॉन रेजिस्टेंस विच इज़ 3 =0। ओके, इसको सॉल्व किया जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है? तो 6 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है। तो 2 इंटू क्या =6, 2 इंटू 3 =6, और इसे 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 3VB माइनस 3VC प्लस 1 इंटू क्या =6, 1 इंटू 6 =6, और इसलिए 6 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 6VB माइनस 6VA प्लस 3 इंटू क्या =6, 3 इंटू 2 =6, और इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 2VB। ओके, एंड =0। राइट, अब 6 उधर जाएगा, 0 बन जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा। सो सारे के सारे VA के टर्म्स दैट इज -6VA। ओके, VB के टर्म्स दैट इज 3
+6 दैट इज 9 एंड 9 + 2 दैट इज 11 प्लस 11 VB, VC के टर्म्स दैट इज -3VC, एक ही है, -3VC एंड कोई अकेला नंबर नहीं है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब VA हो गया, VB हो गया, VC के ऊपर जंप करेंगे विच इज द लास्ट वन। सो यहाँ पे I1, I2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 7 से शुरू करते हैं, करंट्स को बाहर फेंकेंगे। सो I7, I8 और I9। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको I7 इधर ही फेंकना है, I7 आप किधर भी फेंक सकते हो, इधर भी फेंक सकते हो, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे I7 है, यहाँ पे I8 है, या ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे I7 है, यहाँ पे I9 है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बस करंट्स को सारे के सारे ब्रांचेस में फेंकना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ अप्लाइंग KCL टू VC। सो अभी यहाँ पे I7 से शुरू करते हैं। सो जहाँ से निकल रहा है माइनस, जहाँ पे जा रहा है प्लस माइनस वोल्टेज, VC से निकल रहा है I7 और VB के पास जा रहा है। सो VC माइनस VB, वोल्टेज रास्ते में नहीं है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 2 प्लस I7 हो गया। I8 के ऊपर जंप करेंगे, जहाँ से निकल रहा है माइनस, जहाँ पे जा रहा है। सो I8 जो है वो VC से निकल रहा है, GN के पास जा रहा है, तो VC माइनस GN का वैल्यू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस वोल्टेज, क्या उसके रास्ते में वोल्टेज है क्या? हाँ है, विच इज़ 12। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -12 अपॉन -12 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो I8 है वो प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया, इसलिए वहाँ पे -12। ओके, एंड अपॉन रेजिस्टेंस प्लस I7, I8, I9, जहाँ से निकल रहा है माइनस, जहाँ पे जा रहा है I9 जो है वो VC से निकल रहा है, VA के पास जा रहा है। सो VC माइनस VA, प्लस माइनस वोल्टेज, क्या रास्ते में वोल्टेज है? हाँ है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा +8 एंड अपॉन रेजिस्टेंस, रास्ते में 2 रेजिस्टेंस है इसलिए 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, एंड इज इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व किया जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है? तो 8 ही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है। 2 × क्या इज इक्वल टू 8, 2 × 4 इज इक्वल टू 8, और इसीलिए 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 4VC माइनस 4VB प्लस 8 × क्या इज इक्वल टू 8, 8 × 1 इज इक्वल टू 8, और इसीलिए 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज VC माइनस 12 प्लस 2 × क्या इज इक्वल टू 8, 2 × 4 इज इक्वल टू 8, और इसलिए 4 से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 4VC माइनस 4VA प्लस 8 4 × 32 इज इक्वल टू 0। अब 8 उधर जाएगा, 0 बन जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा, दैट इज सारे के सारे VA के टर्म्स दैट इज एक ही है, -4VA, उसके बाद VB के टर्म्स दैट इज -4, एक ही है, -4VB, एंड VC के टर्म्स दैट इज 4 + 1 5 + 4 9 ही है, सो प्लस 9VC। उसके बाद नंबर्स सारे के सारे -12 एंड +32 दैट इज 20, और अगर 20 उधर गया तो इट वुड बी -20, और ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 3। अब एक छोटी सी गलती मैंने कर दी है, विच इज़ यहाँ पे 2VA नहीं चाहिए, यहाँ पे 3VA चाहिए। ओके, कैसे? क्योंकि VA + 2VA दैट इज 3VA। ओके, एंड देन -2VB एंड -VC एंड -8 उधर गया तो +8। अब यहाँ पे देखो 3 इक्वेशंस, 3 अननोन्स, कैल्शियम में डालो, आंसर निकालो। अब ये हमारा कैल्शियम मेनू में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन, उसके बाद 1 and 3, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 अननोन है। पहले इक्वेशन में 3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, देन 8, देन -6, 11 एंड -3, एंड उसके बाद 0, राइट। इक्वेशन नंबर 3 में -4, -9 एंड -20 इक्वल्स टू आंसर आता है 5.83, 3.73 एंड 2.03। अब जो आंसर्स आए थे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बट अभी भी हमें नहीं पता कि VTH की वैल्यू क्या है जो हमें स्टेप 1 में निकालनी थी। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा राइटिंग एन इक्वेशन फॉर VTH। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, VTH के लिए एक इक्वेशन निकालने वाले हैं जिससे VTH की वैल्यू निकले। अब VTH अगर तुमने ध्यान से देखा तो VTH के थ्रू I3 गुजर रहा है, तो I3 की मदद से हमें VTH का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो अभी I3 कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, राइट। तो VA से निकल रहा है, सो
वी ए, देन माइनस से होकर के प्लस से होकर के आगे गया, तो आखिरी में प्लस से होकर के आगे गया, इसलिए +10। उसके बाद आगे गया, प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे गया, आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया था, इसलिए -VTH, एंड -GN क्यों? क्योंकि VA से GN जा रहा है I3, ठीक है, इसीलिए -GN, बट -GN नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका वैल्यू 0 ही है, एंड =0। अब इसमें तुम्हें बस रिक्वायर्ड वैल्यूज डालनी है, दैट इज VA की वैल्यू डालनी है एंड आंसर निकालना है। सो VTH VA + 10, दैट इज VTH VA क्या है हमारा 5.836, इसको तुम 5.84 भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसके पहले का नंबर 1 से इंक्रीज होता है, सो दैट इज 5.84, ठीक है। सो 5.84 + 10, दैट इज 15.84 वोल्ट्स, ओके। सो ये तुम्हारा VTH का आंसर है। अभी हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे, जिसमें हमें RTH को कैलकुलेट करना होता है। RTH को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो भी है, इसमें जितने भी वोल्टेज सोर्सेज है उनको सब शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और अगर बाय चांस अगर करंट सोर्स होता है, जो कि हमारे आने वाले वीडियोस में होगा करंट सोर्स, तो वो जो करंट सोर्स है उनको ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। और जो भी आता है वहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा और उसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। अब इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स थे सारे के सारे वोल्टेज सोर्स को उड़ा दिया, ओके। उसके बाद VTH की जगह पे RTH लिखा, क्योंकि RTH हमें कैलकुलेट करना है। और आप ये वंडर कर सकते हो कि ये जो 2 ओम है वो मैंने ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे एक रीज़न है जो तुम्हें आगे पता चलेगा, बट ऐसा मैं उसको लिख सकता हूँ क्योंकि एक तो यहाँ पे कोई नोड नहीं है, राइट। दूसरा ये एक वायर है, राइट। तो इस वायर को मैं ऐसा कितना भी कुछ भी इधर उधर कितना भी कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, उसके पीछे का रीज़न आगे पता चलेगा, और मैं वैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? जनरली सीरीज पैरेलल की मदद से लोग सॉल्व करते हैं, बट ये आई डोंट थिंक सीरीज पैरेलल की मदद से सॉल्व होगा। होगा ऑफ कोर्स, बट उसके लिए हमें पहले कुछ चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। आप स्टार डेल्टा भी अप्लाई कर सकते हो, सुपरपोजिशन भी अप्लाई कर सकते हो। इस केस में स्टार डेल्टा अप्लाई होता है। अगर आपको स्टार डेल्टा नहीं पता तो यहाँ पे जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैं बता दूंगा, बट आई वुड सजेस्ट कि ये जो सब्जेक्ट तुम देख रहे हो ये पूरा का पूरा मैंने सिखा कर रखा है इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट के अंदर, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसमें स्टार डेल्टा बाकी सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और अगर आप वो प्लेलिस्ट पूरी के पूरी देखते हो तो एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा आसानी से पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आई वुड रेकमेंड कि इस वीडियो के बाद वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। सो अभी इसमें सबसे पहले हम स्टार डेल्टा वाला कन्वर्जन यूज़ करेंगे, उसके बाद सीरीज पैरेलल या सुपरपोजिशन क्या यूज़ होने की संभावना है वो देखेंगे। स्टार डेल्टा कैसे यूज करते हैं? अब सबसे पहले तो इसको जूम कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। अब यहां पे देखो, ये एक डेल्टा है। अगर तुमने ध्यान से देखा तो ये ट्रायंगल में मैंने जानबूझ के लिखा इसी की वजह से, ये एक डेल्टा है और इसलिए इस डेल्टा को हमें स्टार में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? इसके बीच में ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3। अब हमें R1, R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है, और फिर वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब अगर आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैंने मेरे स्टार डेल्टा के वीडियो में एक फॉर्मूला बनाया था। तो फॉर्मूला ये था कि आजू बाजू के लोगों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन सारे लोगों का एडिशन। सो यहाँ पे सबसे पहले R1 कैलकुलेट करते हैं। R1 के आजू बाजू कौन है? 2 और 2, राइट। तो आजू बाजू के लोगों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन सारे लोगों का एडिशन। तो अभी सारे लोग यहाँ पे, ये सारे लोग नहीं, ये जो ट्रायंगल है बस इतना ही, इसके सारे लोग हम डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं। ये फालतूगिरी ये सब छोड़ दो, कचरा पट्टी है। सो सारे के सारे लोग मतलब इधर 2, 1 और 2 है। सो 2 + 1 + 2, आजू बाजू के लोगों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन सारे लोगों का एडिशन। सो दैट इज 4/5 विच इज 0.8। R1 हो गया। R2 के ऊपर जंप करते हैं, आजू बाजू के लोगों का मल्टीप्लिकेशन। अब R2 के आजू बाजू कौन है? 1 और 2, राइट। सो उनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन सारे लोगों का एडिशन, दैट इज अगेन 2 + 1 + 2 विच इज
2/5 which is 0.4, राइट। देन R3 आजू बाजू के लोगों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन सारे के सारे लोगों का एडिशन, दैट इज 1 into 2 upon 2 plus 1 plus 2, that is 2/5 which is again 0.4 ohms। अब ये जो वैल्यूज आई है, इन वैल्यूज को हमें बस R1, R2 और R3 की जगह पे रख देनी है, और ये जो बाकी का ये जो फालतू का डेल्टा है हमारा वो निकाल देना है, राइट। सो अभी यहाँ पे कन्वर्ट करके डायग्राम बनाता हूँ। R2 की जगह पे मैंने R2 की वैल्यू लिख दी विच वॉज 0.4, R3 की जगह पे R3 की वैल्यू, R1 की जगह पे R1 की वैल्यू, ठीक है। अब इस चीज़ को हम सीरीज पैरेलल के मेथड से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज पैरेलल की मेथड क्या कहती है, अगर दो रेजिस्टर सीरीज में है या अगर दो से ज़्यादा रेजिस्टर सीरीज में है, ऐड करके आंसर निकालो, और अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में है तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन करके आंसर निकालो, और जो भी आंसर आते हैं उनको उनकी जगहों पे रिप्लेस कर दो, राइट। सो अभी यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी से दिखाई दे रहा है कि ये जो 8 और 0.8 ओम्स है वो सीरीज में है, तो इसलिए उनका एडिशन होगा, दैट इज 8 + 0.8 दैट इज 8.8, और 8.8 उनके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इसके जगह पे 8.8 आ जाएगा, और ये दो भी सीरीज में है और इसलिए उनका भी एडिशन होगा, दैट इज 3 + 0.4 दैट इज 3.4, और 3.4 इसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, ओके। 0.4 वैसे का वैसा और बाकी सब वैसे का वैसा। अब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आसानी से दिखाई दे रहा है कि ये दो पैरेलल में है। अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे सीरीज एंड पैरेलल के वीडियोस देख लो, आप बहुत ज़्यादा आसानी से समझ जाओगे। तो ये पैरेलल में है तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन करके इसका आंसर निकाला जाएगा, दैट इज 3.4 × 8.8 अपॉन 3.4 + 8.8, मतलब दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, आंसर आएगा 2.45, और आंसर इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। एंड देन ये सीरीज में, इनके बीच में कोई भी नोड नहीं है तो सीरीज में है, तो इसलिए इनका एडिशन किया जाएगा, दैट इज 2.45 + 0.4, और अगर एडिशन किया तो आंसर आएगा 2.85, जो आपका फाइनल आंसर होगा, जो आपका RTH का वैल्यू होगा, राइट। अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करते हैं। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसको रफ करके स्टेप नंबर 3 हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे और 4 भी वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमें RL की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, बट अच्छी बात यह है कि RL की वैल्यू और RTH की वैल्यू सेम ही है। तो RTH की वैल्यू जो हमने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट की थी विच वॉज 2.85 ohms, और RL की वैल्यू सेम है, तो RL = RTH = 2.85 ohms। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेटिंग Pmax, इसमें हमें Pmax कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट डायग्राम होती है, ये एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट डायग्राम नहीं है, इसके पीछे क्या साइंस है मैं बताऊंगा बाद में। तो ये डायग्राम ड्रॉ करो, यहाँ पे RL लिखो, यहाँ पे RTH लिखो, दोनों 2.85 है तो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो हमारा VTH है जो हमने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है VTH²/4 RTH, वो अप्लाई करो, वैल्यू डालो, आंसर निकालो 22.01 वैट्स। अब यहाँ पे इसके पीछे क्या साइंस है, अब देखो जो हमारा VTH का वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ओके। अब ऐसा बहुत ही ज़्यादा रेयरली होता है कि ये जो वैल्यू निकलता है तुम्हारा ये नेगेटिव में निकले, और अगर वो नेगेटिव में निकलता है वो इसकी वजह से होता है। अगर ये नेगेटिव में निकलता है तो इसका मतलब हमें इसको उल्टा अज्यूम करना चाहिए था, ठीक है। बट एनीवे वो नेगेटिव में निकल जाता है तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमें बस उसको पॉजिटिव में लिखना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। वो हम आगे आने वाले सम्स में वो ऐसा भी सम एक कवर करने वाला है, तो उसका टेंशन मत लो, बस प्लेलिस्ट के सारे सम्स देखो तुम्हें समझ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है और यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, राइट। बट यहाँ पे ये जो छोटा डंडा है वो ऊपर आएगा और जो बड़ा डंडा है वो नीचे आएगा, मतलब बेसिकली ये उल्टा आएगा, बाकी सब सेम होगा। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के मन में होता है जो मैंने अभी अभी दूर किया। और ये जो है मैंने ये जो साइंस बताया ये थेवेनिन और नॉर्टन के थ्योरम में भी लागू होता है। उसमें भी वहाँ पे लोग जनरली डिफ़ॉल्ट डायग्राम ले लेते हैं, बट वो एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट डायग्राम नहीं होती, वो लोगों को लगता है इसीलिए क्योंकि बहुत 99% ऑफ द टाइम इसका आंसर पॉजिटिव आता है, रेयरली कभी इसका आंसर नेगेटिव आता है, इसलिए उनने हमेशा से यही ऐसी डायग्राम प्रैक्टिस की होती है, इसलिए उनको ऐसा लगता है, ओके। तो दिस वॉज द सम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।